नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो एकादश अध्याय है 11वां पाठ है, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले, इसका अध्ययन करेंगे। सावित्रीबाई फुले जो है शीर्षक, यह एक नाम है। ये बड़ी प्रसिद्ध महिला रही हैं और इन्होंने जो विशेष कार्य किए हैं, क्यों इनका व्यक्तित्व इतना अधिक प्रसिद्ध है, इसको हम जानेंगे इस पाठ के द्वारा। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत, ये जो चित्र बनाया गया है इसको देखिए। इदम चित्रम, ये जो चित्र है, कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, लेकिन ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, ये क्या है? महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला, यानी महाराष्ट्र में जो लड़कियों के लिए स्कूल बना था, ऐसा ये पहला स्कूल है। और एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, इसमें एक जो टीचर है, जो शिक्षिका है, वो अपने ही घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। और जब चलती है तो मार्गे कश्चित, रास्ते में कोई, तस्याह उपरि, उसके ऊपर, धूलिम यानी धूल को, कश्चित च, और दूसरा कोई व्यक्ति, प्रस्तर खंडान क्षिपति, पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। यानी जो शिक्षिका पढ़ाने के लिए घर से आ रही है, रास्ते में कोई धूल फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, अर्थात जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि शिक्षिका विद्यालय जाकर पढ़ाए। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वो जो निश्चय कर चुकी है कि वो लड़कियों को पढ़ाएगी, उससे वो विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपंती, अपने विद्यालय में जाकर वो लड़कियों के साथ सविनोदम यानी हंसी मजाक के साथ हंसते हुए बातें करती है। और अध्यापने संलग्ना भवती, और पढ़ाने के कार्य में लगी रहती है। और सिर्फ पढ़ाती नहीं है, तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसकी खुद की जो पढ़ाई है वो भी साथ में ही चलती है। अब प्रश्न उठता है, केयम महिला, केयम बना है का धन इयम, अर्थात कौन है यह महिला। ये जो महिला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन है? तो अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम इस महिला को जानते हो जिसकी हम बात कर रहे हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धेया, ये कौन है? ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिका हैं, और इनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, अर्थात 3 जनवरी के दिन 31 अधिक 1800 यानी 1831 1831 ख्रीस्ताब्द में, ईस्वी सन में, महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थान है, महाराष्ट्र में नायगांव नाम का जो स्थान है, वहाँ सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ। तस्याह माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और पिता का नाम क्या था? खंडोजी, ये इसके माता पिता के नाम हैं। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, और जब ये सावित्री 9 साल की हुई लगभग, तब इनकी शादी ज्योतिबा फुले महोदय से हो गई। उस समय बाल विवाह था, तो 9 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो गई। और सोअपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, और जिनसे इनकी शादी हुई ज्योतिबा फुले, वो कितने थे? वो भी लगभग 13 साल के ही उस समय थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, लेकिन क्योंकि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के बड़े प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, सावित्री के मन में जो स्थित थी पढ़ने की अभिलाषा, आगे पढ़ने की जो इच्छा थी, वो उत्साहं प्राप्तवती, उसको उत्साह मिल गया, मतलब उनको मार्ग मिल गया कि वो आगे चल के पढ़ सकें। इतः परं सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, और इसके बाद सावित्री ने बड़े मेहनत से, बड़े परिश्रम से, इच्छा से अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। इसके बाद में क्या होता है कि वो दूसरे जो स्वयं तो पढ़ी रही हैं, लेकिन दूसरों के लिए विद्यालय भी खोलती हैं। तो 1840 अधिक 1800 ख्रीष्टाब्दे, 1848 वर्ष में, 1848 में, पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, इन्होंने ज्योतिबा फुले जो इनके पति थे, उनके साथ मिलकर के महाराष्ट्र में पुणे नगर में प्रदेश का पहला कन्या विद्यालय, लड़कियों का जो स्कूल था, वो शुरू कर दिया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्, और उस समय वो स्वयं कितनी थी? केवल 17 साल की वो थी। लेकिन उसमें भी कुछ परेशानी आई, क्योंकि उस समय जाति प्रथा थी, वो बड़ी प्रबल थी। तो जब सभी जाति के व्यक्तियों को साथ में परेशानी थी पढ़ने में, तो इनको एक स्कूल और खोलना पड़ा, वो आगे आ रहा है। 150 अधिक 1800 ख्रीष्टाब्दे,
1851 1851 में अस्पृश्यत्वा तिरस्कृतस्य समुदायस्य, जिस समुदाय को अस्पृश्य माना जाता था, इस कारण जिसका तिरस्कार किया जाता था, जिसे छोटा समझा जाता था, उस समुदाय की लड़कियों के लिए पृथकतया यानी अलग से तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध है। सावित्री ने एक अलग से स्कूल खोल दिया जिसमें सिर्फ उस समुदाय की लड़कियां पढ़ सकती थी जिनको अस्पृश्य माना जाता था। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्री जो थी उन्होंने सामाजिक बुराइयों का बड़ा खुल के विरोध किया। उस समय एक सामाजिक बुराई थी कि महिला जो विधवा हो जाती थी उनके सर के बाल काट दिए जाते थे, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। विधवाओं के सिर के जो मुंडन किया जाता था, जो बाल काटे जाते थे, उसको रोकने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए वो स्वयं जाके नापितई यानी जो नाई थे जो बाल काटते थे उन लोगों से वो मिली और उनको समझाया कि आप ऐसा मत करो। तो उसका परिणाम भी हुआ। फलतः केचन नापिता, कुछ जो नाई थे, कुछ नापित जो थे, उन्होंने अस्याम रूढ़ऊ, इस बुराई के अंदर, इस रूढ़ी के अंदर, जो बाल काटने की रूढ़ी थी, सहभागिताम अत्यजन, अपनी सहभागिता को छोड़ दिया। यानी उन्होंने कह दिया कि हम विधवा महिलाओं के बाल नहीं काटेंगे। एकदा सावित्र्याः मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा, यत् कूपम निक्षा, कि कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृताः, फटे पुराने कपड़े पहने हुई, तथा कथिता यानी तथा कथित निम्न जातीयाः, निम्न जाति की कुछ महिलाएं जलम पातुम याचन्ते स्म, पानी पिलाने के लिए प्रार्थना कर रही थी कि हमें कोई पानी पिला दो। लेकिन उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्तः, ऊंची जाति के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, वो उनका उपहास कर रहे थे, उन पर हंस रहे थे। किंतु कूपात जलोद्धारणम अवारयन, कुएं से पानी उनको नहीं लेने दे रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री को यह अपमान सहन नहीं हुआ। सा ताः स्त्रियः निजगृहम नीतवती, वो उन सभी महिलाओं को जिनको वो पानी नहीं लेने दे रहे थे, निजगृहम नीतवती, अपने घर ले गई। और क्या किया, उनको एक तालाब दिखाया। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत्, तालाब दिखा करके उनसे कहा, यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहो उतना पानी ले लो। क्यों? क्योंकि सार्वजनिकोऽयं तड़ागः, ये तालाब तो सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे पानी लेने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, इन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा लिया कि सभी को समान मानो और सभी को स्वतंत्रता देनी चाहिए। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो संस्थाओं के नाम है कुछ। इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का मतलब है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इनका अवदान महत्वपूर्ण, इनका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों ने ही बहुत काम किया था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल एक संस्था थी, उसकी गतिविधियों में भी सावित्री बड़ी सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रतिजागरणम् इति। ये जो सत्यशोधक मंडल था, इसका काम था जो उत्पीड़ित थे, जो सताए गए, जो शोषित समुदाय थे, उनको अपने अधिकारों के प्रति जगाना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने बहुत सारी संस्थाओं को अपनी प्रशासन कुशलता से संचालित किया था, चलाया था। लेकिन दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले, एक समय आया जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष यानी अकाल, और प्लेग एक बीमारी फैली थी। तो जब अकाल भी पड़ा है, बीमारी भी फैली है, तो लोग बड़े परेशान थे। उस समय पीड़ित जनानां, जो परेशान लोग थे, उनकी अश्रांतम यानी बिना थके हुए और अविरतम यानी बिना रुके हुए सेवा म करो, सावित्री ने सेवा की। सावित्रीबाई ने प्लेग और अकाल से जो परेशान लोग थे उनकी बिना थके बिना रुके सेवा की। और सिर्फ सेवा नहीं की, सहायता सामग्री व्यवस्था, यही सहायता सामग्री की व्यवस्था करने के लिए भी सर्वथा प्रयासम करो, पूरी तरह से प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि महारोग प्रसार काले, महारोग के प्रसार के समय सेवारता यानी सेवा में लगी हुई वह स्वयं भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, खुद भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई, यानी उनको भी बीमारी हो गई। और 87 ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। और इस समय 1897 जो था, उस समय इनको खुद को भी बीमारी हो गई और इनकी मृत्यु भी हो गई। 1897 में इनकी स्वयं की मृत्यु भी हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, और सावित्री जो है वो साहित्य रचना में भी बड़ी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है, काफ़ी महत्व वो रखती हैं।
तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। उनकी जो काव्य हैं उनका दो संकलन उसके हमें प्राप्त होते हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, ये उनके काव्य संकलनों के नाम हैं। और भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। और अगर हम भारत देश में महिलाओं के उत्थान को अच्छे से जानना चाहते हैं, उनका गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो सावित्री महोदया का जो जीवन चरित्र है, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही परिश्रम भी किया है, संघर्ष भी किया है, उनके जीवन चरित्र को हमको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम भारत देश में महिलाओं के उत्थान के विषय में जान सकें। ये कुछ नए शब्दार्थ हैं, अजायत, अभिहितौ, परिणीता, अस्पृश्यतया। हम पाठ में वैसे लगभग सभी को पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो सावित्रीबाई फुले पाठ है एकादश वो समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। और यदि कोई आपका प्रश्न है, कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।